हेलो एंड गुड आफ्टरनून गाइस। आप सबका फिर से स्वागत है नई वीडियो में। और हम लोग जैसे कि कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 6 की हिस्ट्री, तो वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। संडे को जो मैंने वीडियो डाला था वो हर संडे को उसी तरह की वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे राजाओं के बारे में और उनकी राज्यों के बारे में, और अभी के जो पुराने जो ये थे गणराज्य थे, रिपब्लिक्स थे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वह है कुछ लोग शासक कैसे बने। इस बारे में हम लोग पता करते हैं। चलिए, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के ज़रिए करते आ रहे हैं। यहाँ 50 दिया गया, पर अराउंड 74-75 ईयर्स से जो है हम क्या कर रहे हैं कि अपने जो शासक, एक तरह से सरकार जो है, उनका चुनाव हम मतदान के ज़रिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। अब जैसे क्या है कि ये सवाल पहले उठता है कि अभी तो हम लोग मतदान के ज़रिए जो है, वोटिंग के ज़रिए क्या करते हैं, अपने सरकार चुन लेते हैं। राज्य की सरकार चुनते हैं, देश की सरकार चुनते हैं, अलग अलग मंत्री परिषदों के लिए चुनते हैं। तो उसके आधार पर चलो, अभी की तो हमें पॉलिसी पता है, पर पुराने ज़माने में लोग राजा कैसे चुनते थे या शासक कैसे बनते थे लोग, तो इसके बारे में चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जो कुछ राजा जो थे वो संभवतः क्या थे कि लोगों द्वारा ही चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। पर क्या हुआ कि 3000 साल पहले क्या हुआ कि इस प्रक्रिया जो थी, यानी कि जो लोगों द्वारा चुना जाने वाला जो प्रक्रिया था, उसमें कुछ जो है बदलाव हुआ। उसमें क्या हुआ, कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। क्या हुआ, कुछ लोग जो है यज्ञ करवाकर, बड़े बड़े यज्ञ करवाकर क्या हुआ कि खुद राजा ही बन गए। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अश्वमेध यज्ञ जो था, इसी तरह का एक आयोजन था जिसमें राजा क्या करता था कि एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वह उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अब जैसे क्या होता था कि इसको समझिए कि एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। क्या होता था कि राजा के जो लोग होते थे, ठीक है, उसकी देखरेख में आज़ादी के आज़ाद जो है एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था। ठीक है, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। और जो राजा इस घोड़े को कभी रोकता था, दूसरा राजा, तो जो राजा पहले अश्वमेध यज्ञ करवा चुका है उससे उसको लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। अगर उस घोड़े को उन्होंने जाने दिया, उस आज़ाद घोड़े को अगर दूसरे राजा ने जाने दिया, तो इसका मतलब ये होता था कि जिस राजा ने यज्ञ किया है या करवाया है वो उस राजा से शक्तिशाली है। ठीक है, इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, और इसके बाद क्या होता था कि उन राजाओं को क्या किया जाता था, यज्ञ में बुलाया जाता था, इनवाइट किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, और ये एक अवधारणा थी कि अश्वमेध यज्ञ जो होता था उसको करवाने वाला जो राजा होता था वो बहुत ही पावरफुल माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, और जो भी राजा अश्वमेध यज्ञ करवाता था, जो अन्य इनवाइटेड राजा जो होते थे, किंग्स होते थे, वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाते थे, उपहार भेंट लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। और जो राजा जो होता था वो मुख्य मेन इंपॉर्टेंट प्लेस पे होता था उस टाइम पे। ठीक है, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। उसके लिए एक स्पेशल जो होता था, या तो सिंहासन जो होता था उस पर, या फिर बाघ की खाल पे, बाघ का जो ये होता है चमड़ा होता है, उस पर बैठाया जाता था। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। जो सारथी हुआ करता था राजा का, युद्ध में जब वो विजय पाता था तो उसका जो है गुणगान करते रहता था वही सारथी। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। और जो राजा के जो सगे संबंधी होते थे, रिश्तेदार होते थे, या फिर उसके जो आपस से क्लोज में रिलेटेड जो पर्सन्स होते थे, और उनकी जो रानियां होती थीं, उनके जो पुत्र होते थे, उनको भी छोटे छोटे जो है अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। और जो अन्य जो राजा आते थे इस यज्ञ को देखने के लिए, आमंत्रित होने वाले राजा जो होते थे, वो बस उनका काम ये था कि बस उस यज्ञ को होते हुए पूरी जो प्रक्रिया होती थी उसको देखना होता था, और कुछ नहीं। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ कई अनुष्ठान करता था।
जो पुरोहित हुआ करता था वो क्या करता था, यज्ञ में पवित्र जल का जो है छिड़काव करता था राजा पे, और बहुत सारा अनुष्ठान उस टाइम पे करता था। ठीक है, विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, और जो विष या फिर वैश्य लोग होते थे, सामान्य लोग थे ये क्या करते थे, उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। और जो पुरोहित जो थे जिन्हें शूद्र मानते थे, आप 4 वर्णों के बारे में पता होगा, तो उनमें से एक शूद्र भी है। तो पुरोहित जिन्हें शूद्र मानते थे उनसे जो है उन्हें कोई भी अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। वर्ण के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं क्या होता है कि इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। क्या हुआ कि ऋग्वेद के बाद जो रचे गए ग्रंथ हैं उनको हम लोग उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और अनेक संपादन की विधियाँ बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। जो पुरोहितों द्वारा रचित ग्रंथ हैं इनके बाद उनमें से क्या है कि बहुत सारी अलग अलग विधियाँ बताई गई हैं, उनके कैसे संपादन के तरीके हैं और क्या क्या सामाजिक नियम होने चाहिए उनके अकॉर्डिंग, वो चीज़ें बताई गई हैं उन किताबों में या उन रचित ग्रंथों में। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। अब उस समय समाज में अभी भी बहुत सारे समाज में बहुत सारा समूह बटा हुआ है, अलग अलग क्लासिफिकेशन के हिसाब से, अलग अलग वर्ग के हिसाब से। उस टाइम पे भी ऐसे ही बटा हुआ था। पुरोहित होते थे, योद्धा थे, कृषक थे, पशुपालक थे, बिजनेसमैन थे, शिल्पकार थे, मजदूर थे, फिशरमैन थे और जंगल में रहने वाले भी लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। वैभवशाली आप समझ सकते हैं कि जिनका एक तरह से वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और पुरोहित और योद्धा। और कुछ जो फार्मर्स थे और जो कुछ बिजनेसमैन थे वो भी बहुत अमीर थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। और जो बाकी बात के जो छोटे कम ये कि उस टाइम पे माने जाने वाले पशुपालक हो गए, शिल्पकार हो गए, श्रमिक हो गए, मजदूर हो गए, फिशरमैन्स हो गए, शिकारी हो गए, ये लोग क्या थे कि गरीब थे, निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्ण में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। क्या हुआ, पुरोहितों ने 4 वर्गों में जो है लोगों को विभाजित किया जिनको हम वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे और उनके अनुसार क्या था कि प्रत्येक वर्ग का या फिर वर्ण का जो है अलग अलग कार्य में वो अलग अलग सम्मिलित है। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चार जो वर्ण हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में आपको हो सकता है आगे के कभी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो पहला वर्ण जो था ब्राह्मण था, उनका काम क्या होता था कि वेदों का अध्ययन करते थे, वो अध्यापन करते थे, यज्ञ करवाना वगैरह, जिनके लिए उनको उपहार भी मिलते थे, ठीक है। दूसरा स्थान शासकों का था, जो दूसरे सेकंड स्टेज पे आते थे वो होते थे शासक, ठीक है, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, ठीक है। उनका काम क्या था कि युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पे कौन आते थे, विष या फिर वैश्य, इनमें कृषक आते थे, पशुपालक हो गए, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। क्या होता था कि क्षत्रिय और जो वैश्य थे उनको जो है यज्ञ करने का अधिकार था। यज्ञ कराएगा तो ब्राह्मण ही, जो पुरोहित होता था वही करवाएगा, पर ये लोग करवा सकते हैं, ठीक है। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य जो है दोनों है यज्ञ करवा सकते थे। वर्णों में अंतिम स्थान जो था, वो जो लास्ट स्टेज के जो थे वो शूद्र कहलाते थे, ठीक है। इनका काम क्या था कि अन्य 3 जो वर्ण हैं, ठीक है, उनका सेवा करना, ठीक है, उनके यहाँ उनके लिए काम करना, ठीक है। इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान माना गया। क्या हुआ कि जो औरतें थीं, लेडीज जो थी, उनको भी जो है शूद्र के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों के वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि महिलाओं और जो शूद्र क्लास के जो लोग थे, शूद्र वर्ण के लोग थे, उनको जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी या फिर उनके अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। और जो पुरोहित थे उनके अनुसार क्या होता था कि वर्ण का जो निर्धारण होता है वो जन्म के आधार पर होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मणी होती है। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ब्राह्मण अगर किसी के माँ बाप हैं तो वो जो उसकी संतान होगी या फिर उसका जो बेटा या बेटी होगी उसके क्या होगी, वो भी ब्राह्मण ही होगी, ठीक है। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया और बाद में क्या हुआ, ये चीज़ जो है आगे क्या हो गया, कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। और अछूत वर्गों में कौन कौन से लोग शामिल थे, तो शिल्पकार थे, शिकारी थे, भोजन संग्राहक जो होते थे वो शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। और इसमें एक और कैटेगरी के लोग आते थे जो कि शवों को, लाशों को दफनाने या फिर जलाने का काम करते थे।
इन लोगों के संपर्क अपवित्र माना जाता था। और इन लोगों का जो संपर्क होता था या फिर अगर किसी से कि किसी ने इन्हें छू लिया या फिर इन्होंने किसी को छू लिया तो उसको जो है अपवित्र मानते थे। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण नहीं सही मानते थे और कुछ लोग जो थे क्या थे वो जन्म के आधार पर जो वर्ण निर्धारण है उसको सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव जो है उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार जो हो सबका हो। कई लोगों ने अछूआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप में पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। अब आगे चलते हैं, हम लोग जनपदों के बारे में जानते हैं। जनपद क्या थे? ठीक है, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। क्या हुआ कि टाइम के साथ ये चीज़ चेंज हो गया क्या कि जो महायज्ञों को करने वाले जो राजा हो गए वो अब जन के राजा ना होकर क्या हो गए, जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जो होता है जन के बसने की जगह होता है। ठीक है, मतलब कि लोगों के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद जो है मानचित्र 4 में पृष्ठ 57 में दिखाए गए हैं। हम आपको इसके लिए फ़ोटो डाल देंगे। ठीक है, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें से प्रमुख हैं। ये जो आपकी जगहें बताई गई हैं इनमें से कुछ जो है जनपदों के प्रमुख अंतर्गत आते हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ के लोग जो है किस तरह के फसल उगाया करते थे। ठीक है, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्तनों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है या आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होते हैं। इसका भी फोटो मैं डाल दूंगा। आगे चलते हैं, महाजनपद के बारे में जानते हैं। करीब 2500 साल पहले, अभी से जो है 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। जो कुछ जनपद बचे जो थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूप ले लिए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा और इन्हीं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जनपद थे इनको क्या कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। इसका भी फोटो मैं डाल दूंगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर या ऊंची दीवारें बनाई गई थी। कई राजधानियाँ जो थी महाजनपदों की, उनमें क्या किया गया था, किलेबंदी की गई थी और इनके चारों ओर क्या होती थी कि लकड़ी, ईंट या पत्थर की जो है दीवारें ऊंची बनाई जाती थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। अब बेसिक है कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो राजा थे, अन्य राजाओं ने, उन्होंने आक्रमण से डरकर, ठीक है, अन्य राजा जो थे उनके आक्रमण के डर से क्या हुआ, उनके अटैक के डर से क्या किया कि इन सुरक्षा के लिए सेफ्टी के लिए जो है, सिक्योरिटी के लिए क्या किया, इन किलों का निर्माण करवाया, इन फोर्ट्स का निर्माण करवाया। कुछ राजा अपने राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। और कुछ राजा इसलिए भी बनवाते थे किले ताकि वो अपना जो है शक्ति का प्रदर्शन कर सके कि उनके पास इतनी शक्तिशाली है, ये पावर है उनके पास, ये उतने वैभवशाली हैं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। ठीक है, इससे एक चीज़ और बेनिफिट क्या होता था वहाँ के राजाओं को कि किले के अंदर जो रहने वाले लोग होते थे उन पर जो नियंत्रण रखना होता था, ठीक है, वो भी जो थोड़ा इजी पड़ जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। अब बेसिक सी बात है कि अगर हम किसी बड़े कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, बड़ी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो हमको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रिसोर्सेज भी चाहिए और मेहनत के लिए लोग भी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ करने में बहुत ही मेहनत लगता था और बहुत सारे ये अनुमान लगाया कि वो हज़ारों स्त्री पुरुष और बच्चों ने क्या किया होगा, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम किया होगा, मेहनत किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। अब क्या हुआ कि अब जो है महाजनपदों में क्या होने लगा कि राजा जो होते थे वो पहले सेना रखने लगे थे। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि पहले के टाइम पे क्या था कि लोग जो है उनकी अपनी सेना नहीं हुआ करती थी, पर अब क्या होता था कि जनपद और महाजनपद बन जाने के बाद पे जो है राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था और सिपाही जो होते थे, सेना के जो सैनिक होते थे, वो क्या होने लगे, उनको जो है एक सैलरी दी जाती थी, एक नियमित वेतन जो है पूरे साल भर के लिए। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, ठीक है, के रूप में होता था। ठीक है, और कुछ जो भुगतान होता था वो आहत सिक्कों के रूप में होता था। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। ठीक है,
आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो कर टैक्स वो होगा, ठीक है, इसी चैप्टर का, और वो पार्ट 2 में आएगा। और मैं कोशिश करूँगा और भी इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है। मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, ताकि मैं भी इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और आपको भी नॉलेज मिल सके इसके ज़रिए। थैंक यू।